हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो देखो, कल हमारा लेसन चल रहा था अम्ल, क्षारक और लवण वाला। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा लेसन को शुरू करते हैं। अम्ल, क्षारक और लवण। प्यारे बच्चों, अम्ल के गुण मैंने आपको बता दिए, अम्ल की विशेषता मैंने आपको बता दी। प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। थोड़ी सी बातें मैं और भी बता देता हूँ आपको। जैसे देखो, अम्ल के एग्जाम्पल है HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, CH3, COOH, COOH, HCOOH, ये सारे अम्ल हैं। इसी तरह मैं इधर लिख देता हूँ फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। इतना अच्छे तरीके से बता दूंगा कि कोई बच्चा अगर RAS की तैयारी कर रहा है, जनरल साइंस की, कोई पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, रीट में आ रहे हैं, वो सब के सब मैं आपको हल करवाऊंगा अभी, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल है, इसी तरह से आपका मेलिल अम्ल है, ये सारे अम्ल। इसी तरह से मेथेनोइक अम्ल है, मेथेनोइक मेथेनोइक अम्ल है, सारे मैंने आपको लिख दिए, ठीक है। और लिख देता हूँ, लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल। तो बच्चों, ये जो अम्ल है ये तो है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल है क्योंकि ये संश्लेषित अम्ल है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक अम्ल। अम्ल दो प्रकार के हैं, एक तो होता है प्राकृतिक अम्ल जो हमें प्रकृति ने दी है, ठीक है, प्राकृतिक अम्ल है, और एक होता है मानव निर्मित संश्लेषित अम्ल, ठीक है बच्चों। अब प्राकृतिक अम्ल की अगर मैं बात करूं तो ये प्राकृतिक अम्ल है। इधर देखो, जैसे दही है, आपने दही, दूध और दही, ये दोनों कौन सी हैं, प्राकृतिक अम्ल हैं। नींबू है, संतरा है, खाते हो ना संतरा, मौसम्बी है, ये सब के सब प्राकृतिक अम्ल है, इनमें प्राकृतिक अम्ल है। सिरका है, सेब है, इमली है, टमाटर है, अंगूर है, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राकृतिक अम्ल है। इन सब में प्राकृतिक अम्ल है, मतलब ये प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनको हम खाते हैं, प्राकृतिक चीज़ें, फ्रूट है, और इनके अंदर भी अम्ल होता है। क्यों? क्योंकि ये भी स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो देखो, अब मैंने ये इस तरह से क्यों लिखे हैं, इसका बताने का मतलब क्या है कि ये जितने अम्ल जो मैंने नाम लिखे हैं ना, ये सारे अम्ल दुर्बल अम्ल है। सब के सब क्या है, दुर्बल अम्ल। आगे बात समझ में। फिर पर्सन आता, देखो एग्जाम में, अब लवण के एग्जाम्पल है, जैसे देखो CuSO4, कॉपर सल्फेट, Na2SO4, NaHSO4, इस तरह से ये क्या है, NaHCO3, ये मान लो, Na2CO3, ये मान लो, ये सारे के सारे लवण हैं। अब एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि लवण का pH मान बताओ, लवण का pH मान। तो जितने भी ये लवण हैं सबका pH मान, हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है,
जितने भी ये लवण हैं इन सब का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। 7 से कम। कम क्यों होता है बच्चों? आप देखो ये अम्ल है H2SO4 HCl HNO3, तो इसी तरह से इसमें देखो ये जुड़ा है ना CO3 SO4, ये देखो SO4 जुड़े है ना SO4 CO3। तो अम्ल का पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है। तो इन लवणों में भी क्या जुड़े हुए हैं, बहुपरमाणु जुड़े हुए ना जो अम्लों में जुड़े हुए हैं, तो इनका भी पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कॉपर सल्फेट का पीएच मान बताओ, तो कॉपर सल्फेट का पीएच मान तो 7 से कम होता है और इसको नीला थोथा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीला थोथा। ठीक है, ये बात हो गई। अब इधर देखो ये सारे अम्ल जिनको हम खा लेते हैं, सेब को खा लिया, इमली को खा लिया, अंगूर को खा लिया, तो बताओ खाने से क्या हमारा मुंह जलता है क्या? नहीं जलता ना। ऐसा नहीं कि हमने मुंह के टच किया होंठ खत्म हो गए, जीभ खत्म हो गई, गला खराब हो गया, ऐसा नहीं होता ना। अंगूर है, आप सारे दिन खाते हो, जब भी अंगूर की रुत आती है तो केरी खट्टी होती है, आम खट्टे होते हैं, आप उनको सारे दिन खाते रहते हो, चटक मटक खाते रहते हो, कुछ नहीं होता ना, क्योंकि ये तनु अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, इनके अंदर सांद्रता ज़्यादा नहीं होती, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा नहीं होती। अब यहाँ पे भी एक प्रश्न बता देता हूँ मैं आपको, देखो बहुत सारे प्रश्न बता रहा हूँ। अम्ल क्या करता है, H पॉजिटिव आयन देता है, ये OH नेगेटिव आयन देता है, तो ये H पॉजिटिव आयन का मतलब है ये प्रोटॉन देता है, जल में क्या देता है, ये प्रोटॉन। और अम्ल जो है ये दाता है, दाता यानी इलेक्ट्रॉन देता है, ये प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन दाता है। और ये क्या है, ग्राही है। क्षारक क्या होते हैं, ग्राही होते हैं, ये लेते हैं, ग्रहण करते हैं, समझ गए, क्योंकि इन पे माइनस आवेश है। इतनी बात हो गई। अब इनकी बातें मैं बता रहा हूं, देखो इधर दूध और दही में कौन सा अम्ल, तो दूध और दही में तो लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। अब आप कह रहे हो सर मेरे तो याद नहीं हो रहा, आप तो बहुत सारे नाम लिखोगे, बता देता हूं। देखो नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। सिरका में होता है एसिटिक, एसिटिक। सिरका के अलावा शराब में एसिटिक, शराब में भी एसिटिक। फलों के रस में, यहां से ये मिटा देता हूं, फलों के रस में, फलों के रस में भी कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। फलों के रस में भी कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल, मेलिल अम्ल। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। याद रखने का सबका तरीका बताऊंगा, टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं लेनी। खान सर के साथ पढ़ते हो तो टेंशन तो तुम्हारे माइंड में आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है बच्चों, ऑक्सैलिक अम्ल। इसी तरह से चिंटी का डंक हो या नेटल का डंक हो, चिंटी का डंक या नेटल का डंक, इनमें तो कौन सा अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। या इसको आप बोल दो फार्मिक अम्ल, इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ठीक है। इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई। अब याद करने का तरीका बता देता हूं। देखो
जितने भी दूध होता है और दही होती है, अब छोटा बच्चा जब दूध पीता है निप्पल में, वो कैसे पीता है? लेटकर पीता है। कैसे पीता है? लेटकर। देखो, छोटा बच्चा निप्पल में अगर दूध पिएगा तो कैसे पिएगा? लेटकर। तो लेटकर मतलब लैक्टिक अम्ल। दूध में और दही में, दूध से ही तो दही बनती है ना, तो दूध दही द में लैक्टिक अम्ल है। ठीक है। इसी तरह से फलों का रस, शराब, सिरका। अब सिरका भी किसका रूप है? इन्हीं में तो डलता है ना सिरका। शराब बनाई जाती है सिरका से, फलों के रस से भी शराब बनाई जाती है। तो फलों का रस हो, शराब हो, कब पीने का मजा आता है? जब एसी वाला रूम हो, एसी वाला रूम हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। ठीक है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो और बिल्कुल ठंडी ठंडी हो तो मजा आ जाए, ऐसा ही है। लेकिन धूम्रपान करना और नशीले पेय पदार्थों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है बच्चों, आप पीते हुए टेलीविजन में इनमें देख लेना, पीना मत कभी भी। ठीक है। तो देखो, फलों का रस है, फ्रिज में रखा हुआ पीते हो तुम, गर्मा गर्म कभी नहीं पीते। शराब है, बियर है, ये सब आप ठंडी पीते हो। तो ठंडी कब होगी? एसी से। किससे होगी? एसी से। तो सिरका में इनमें कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। और सेव में मेलिल अम्ल। कैसे? कि करोगे सेवा खाओगे मेवा। कहावत है ना, करोगे सेवा खाओगे मेवा। अब मैं से मेलिल अम्ल हो गया, करोगे सेवा से सेब हो गया, सेब में मेलिल अम्ल है। इसी तरह से देखो, टमाटर का ट से होना तो चाहिए था ये टार्ट्रिक, लेकिन ये नहीं होता। ठीक है। इसका तो कौन सा होता है? ऑक्सेलिक। और इसका उल्टा है इमली में और अंगूर में। कौन सा है? टार्ट्रिक अम्ल है। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक अम्ल है। कौन सा? टार्ट्रिक। ठीक है। अंगूर मिल जाए और इमली मिल जाए तो आप क्या करोगे? टाटा बाय बाय, खाओगे मस्ती से। ठीक है। और किसी को नहीं दोगे। तो सिंपल तरीके से याद करो ना, मजे ले लेके। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल है। और बच्चों, चिंटी आपको डंक मारे, नेटल आपको डंक मारे तो आपका माथा खराब हो जाता है ना, सिर में दर्द हो जाता है ना। तो माथा खराब कब होगा? यानी चिंटी और नेटल में मेथ यानी माथा यानी मेथेनोइक अम्ल होता है। और मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? फार्मिक अम्ल है। ठीक है बच्चों, इस तरह से कुछ ट्रिक जो मेरी पर्सनल बनाई हुई है वो मैंने आपको बताई है। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं ना, इनकी कहानी और सुनो। इसमें आ जाता है कि अम्लीय लवण बताओ। अम्लीय लवण, तो अन्य HCO3 अम्लीय लवण है। क्यों है? क्योंकि इसमें H है और जलीय विलीन में डालते ही ये क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन त्याग देगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये कौन सा? अम्लीय लवण हो गया। आई बात समझ में? सारी बातें क्लियर होती जाएगी आपकी, कोई चीजें मैं आपकी नहीं छोड़ूंगा। तो इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई कि ये दुर्बल अम्ल है। क्यों है? क्योंकि इनको खा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। और ये तो दाहक अम्ल है, संश्लेषित अम्ल है। ठीक है। अब बच्चों, सारे टॉपिक जो है ना इस पाठ के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब के किताब वाले ने ये टॉपिक लगा दिए हो हमारे, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, आप ध्यान से सुनो। देखो, टमाटर, इमली, ध्यान से देखो अगला टॉपिक कैसे जुड़ा हुआ है इससे, वो देखो। टमाटर है, इमली है और संतरा है। आपके सारे फ्रूट जैसे अंगूर है, शराब है, इन सब को आप खाते हो, पीते हो, आपको कुछ नहीं हो रहा। और टमाटर खाया, खा के बता दिया खट्टा है, इमली खट्टी है, खा करके बता दिया कि अम्ल है।
आपने क्या किया, खाया खाते ही बता दिया कि अम्ल है। लेकिन क्या आप HCl को पी करके बता सकते हो? H2SO4 को पी करके बता सकते हो? HNO3 को पी करके बता सकते हो? टॉयलेट में जो तेजाब रखा हुआ है क्या उसको पी सकते हो? टच करोगे, टच करते ही दांत, होंठ, मसूड़े सब जल करके राख हो जाएंगे तुम्हारे, हो जाएंगे ना। तो उनको हम नहीं पी सकते। तो उनका कैसे पता लगाएं कि ये अम्ल है या नहीं है? तो देखो यानी इनका तो खा करके पता कर लिया हमने कि स्वाद में खट्टे हैं, स्वाद में खट्टे हैं। आपने बचपन में वो हिरण वाली कहानी नहीं पढ़ी, अंगूर खट्टे हैं, वो बार बार लपकते अंगूरों की तरफ और अंगूर उसके हाथ नहीं आते, ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो वो परेशान होकर के लास्ट में क्या बोलती है कि मुझे नहीं खाने ये अंगूर, ये तो खट्टे हैं, बोलती है ना। क्यों बोलती है? क्योंकि उसके हाथ नहीं आए ना। तो खट्टी चीजें, अंगूर थी ना खट्टी, यानी अम्ल थे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब ये इतनी बातें आपको पता लगे कि इनको खाया खा करके बता दिया खट्टे हैं। लेकिन HCl को, H2SO4 को, HNO3 को आप नहीं बता सकते खाकर पीकर कि ये कैसे हैं स्वाद में। तो इनका स्वाद तो हम देखते भी नहीं है कि इनका स्वाद है कैसा, ठीक है। HCl का स्वाद आज तक किसी को नहीं पता कि कैसा स्वाद है। HNO3 का किसी को नहीं पता कि कैसा स्वाद है, क्योंकि किसी ने खा के देखा ही नहीं, खाया उसने कभी बताया ही नहीं, समझ गए। खाया उसने कभी बताया ही नहीं, क्यों? जेब जल करके राख हो गई, ठीक है। तो बच्चों इनका पता कैसे लगाएं कि ये अम्ल है? तो ऐसे पदार्थ हमारे पास होने चाहिए, जैसे मान लो ये प्रखनली हमारी, इस प्रखनली में कुछ, ये देखो अम्ल है, इस प्रखनली में कुछ ऐसे पदार्थ हम डालें कि हमें इनकी सूचना मिल जाए, सूचना मिल जाए। क्या सूचना मिल जाए? कि ये अम्ल है या ये क्षार है, ये सूचना मिल जाए इसकी, इसका ये पता लग जाए। तो सूचना कौन देगा? सूचक देगा। कौन देगा? सूचक। सूचक कहते किसको हैं? वे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति बताते हैं, कि इस विलयन में अम्ल है या क्षारक है, उपस्थिति बताते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। इतनी बात आई समझ में? देखो इनका नहीं पता लग रहा। इसी तरह से अन्य OH, KOH, CaOH और H2 ये भी क्षार है, इनका भी आपको नहीं पता लग रहा। इनका भी आपको टेस्ट करके नहीं पता लग रहा। अगर खाओगे तो क्या हो जाएगा? जीभ जल जाएगी। तो आप क्या करोगे बच्चों? ऐसे पदार्थ आपको चाहिए जो इनकी सूचना दे दे। तो सूचना देने वालों को क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे। और सूचक किसे कहते हैं? एग्जाम में ऐसे प्रश्न आता है, सूचक किसे कहते हैं? तो आप लिखो वे पदार्थ जो जलीय, जो किसी विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति बताते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। समझ गए? अब आपके जो सूचक है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, सब के सब लिख दूंगा मैं। देखो इधर ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, ठीक है। प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। संश्लेषित, यहां से प्रश्न आता है एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और यहां से प्रश्न आया था। देखो सूचक 3 प्रकार के हैं, प्राकृतिक, संश्लेषित और गंधीय सूचक, ठीक है। ये प्रश्न आया था 2015 में, यहां से 2015 में प्रश्न आया था। क्या? संश्लेषित सूचक के नाम लिखो।
संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? सिर्फ नाम पूछे थे, नाम। तो दो नाम है, एक तो है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, और दूसरा क्या है? फिनोल्फथेलिन। क्या है? फिनोल्फथेलिन, ये है, ठीक है, फिनोल्फथेलिन। और प्राकृतिक सूचक की बात करूं मैं, जो प्रकृति ने हमें दिए, भगवान ने, अल्लाह खुदा ने हमें जो दिए हैं, प्रकृति ने जो हमें दिए हैं, वो प्राकृतिक सूचक है। अब वो सूचक कौन कौन से वो देखो। एक तो है लिटमस विलियन, लिटमस विलियन, और एक क्या है? हल्दी है, हल्दी है। अब ये हल्दी वाला बहुत बार प्रश्न आता है कि हल्दी कैसा सूचक है, तो आप लिखो प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। हल्दी, हल्दी के अलावा लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, और लाल पत्ता गोभी के अलावा बच्चों हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया, ये भी क्या है बच्चों? प्राकृतिक सूचक है। जेरानियम, पिटूनिया, ये सारे क्या हैं? यहां ऊपर लिख देता हूं, देखो, इसको थोड़ा मिटा देता हूं ऊपर से, समझ में आ रहा है ना? हाइड्रेंजिया, नंबर 5 जेरानियम, और नंबर 6 पिटूनिया, पिटूनिया। ये सब के सब क्या है बच्चों? पिटूनिया है, जेरानियम है, हाइड्रेंजिया है, लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, लिटमस विलियन है, ये सब के सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। अब यहां से प्रश्न क्या आता है ज्यादातर, वो देखो कि लिटमस विलियन के बारे में बताओ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किताब में जैसे ही पाठ शुरू होता है, दूसरा एक डब्बे के अंदर लिखा हुआ है लिटमस विलियन के बारे में, कि लिटमस विलियन तो प्राकृतिक सूचक है और बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है बच्चा? बैंगनी रंग का। देखो इसका रंग कैसा? लिटमस विलियन, लिटमस विलियन में और लिटमस पत्थर में अंतर है, ठीक है। लिटमस पत्थर, पत्थर जो है ये तो एक कागज का टुकड़ा है। पत्थर जो है ये तो क्या है? एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन लिटमस विलियन क्या है? ये तो रस है। किस रूप में मिलेगा आपको? रस के रूप में। एक रंजक है ये तो, बैंगनी रंग का लिटमस विलियन। लिख देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं। लिटमस विलियन देखो, इसको मिटाता हूं यहां से, सबको मिटाता हूं। सबसे पहले देखो लिटमस विलियन, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं आज तो। एग्जाम में सबसे ज्यादा यहां से प्रश्न आते हैं। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का प्राकृतिक, प्राकृतिक सूचक है। सूचक है कैसा है? बैंगनी रंग का प्राकृतिक सूचक है। कहां से प्राप्त होता है बच्चों? आपको थैलोफाइटा समूह के, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा समूह के लीचेन, और लीचेन का सही नाम है लाइकेन, ठीक है, लाइकेन, पौधों से प्राप्त होता है। पौधों से प्राप्त होता है, होता है, समझे? लिटमस विलियन बैंगनी रंग का होता है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का प्राकृतिक सूचक है। थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधों से प्राप्त होता है, समझ गए? जब इसको ना तो अम्ल में डालें, ना इसको क्षार में डालें,
ना इसको अम्ल में डालें और ना इसको क्षार में डालें, उस समय इसका रंग कैसा है बच्चों? बैंगनी रंग है। कैसा रंग है? बैंगनी। जब इन दोनों में ना डालें तो इसका रंग है बैंगनी। अगर अम्ल में डालें, अम्ल में, तो इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। और अगर क्षार में डालें तो इसका रंग बैंगनी ही रहेगा। ठीक है, बैंगनी। अब इसके अलावा कहानी बता देता हूं लिटमस की। लिटमस पत्थर, लिटमस पेपर, पेपर के बता देता हूं। लिटमस पत्थर को अगर आप अम्ल में डालो, अम्ल, तो नाम याद रखो अनिल। बहुत सारे नाम बता सकता हूं मैं आपको। अम्ल में डालोगे लिटमस, नीला लिटमस लाल हो जाएगा। ये इसलिए लिखा है मैंने, ये ट्रिक लिखी है, देखो ऐसे अम्ल में डालोगे नीला लिटमस तो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, लाल। अम्ल में डालोगे तो लाल, और अगर क्षार में डालोगे तो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, एक पेपर है इस तरह से। अगर ये अम्ल है, एसिड है, ए का मतलब एसिड है और बी का मतलब बेस है। इसमें अम्ल है, इसमें क्षार है। अम्ल वाली में डालो, नीला लेके जाओगे पास, फट की आवाज करेगा और लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल। ये लाल हो जाएगा। यहां अगर लाल लेके गई तो वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा, वो नीला हो जाएगा। ठीक है, और ट्रिक याद कर लो दोबारा। अनिल, अम्ल, नीला लिटमस पेपर लेके गए, लाल हो गया। अनिल नाम बाढ़ में जाए, याद नहीं हो रहा आपके। ठीक है, छोड़ दो। अम्ल, लास्ट में देखो ल, लट्टू आया, ल का मतलब लाल, नीले को लाल करेगा। समझ गए? क्षार, क्षार को अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, और बेस में सबसे पहले बी आया है। क्या आया है? बी। तो बी का मतलब है ब्लू, लाल को नीला करेगा। एक याद हो गया लाल, तो दूसरे के लिए तो नीला ही बचाना हो गया। ठीक है, ये कहानी पूरी की पूरी हो गई लिटमस विलियन की। अब बात कर लेते हैं दूसरों की। ठीक है, सारणी से बता दूंगा सारा का सारा। देखो बच्चों, प्राकृतिक अम्ल, प्राकृतिक जितने भी पदार्थ थे, जैसे हल्दी थी, पेपर में ये प्रश्न आएगा कि प्राकृतिक स्रोत बताइए, प्राकृतिक सूचक के नाम बताओ। तो हल्दी, लिटमस विलियन, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, जेरानियम, पिटूनिया, ये सब के सब आप नाम लिख देना। ठीक है, अब है अम्ल का सूचक कैसा? संश्लेषित, संश्लेषित सूचक। और बच्चों ध्यान से देखो, संश्लेषित सूचक में नंबर 1 मैं लिखता हूं मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। ऑरेंज को ओ से लिखते हैं ना, ORANG, ऑरेंज। ऑरेंज मीन संतरा। ठीक है, नंबर 2 ट्रिक बता रहा हूं साथ साथ में, मेथिल ऑरेंज। और दूसरा कौन सा? फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन। ठीक है, फिनोल्फ्थेलिन। देखो पी से शुरू हुआ है ना नाम। ठीक है, अब इनका प्राकृतिक रंग कैसा है? इनका रंग कैसा है? प्राकृतिक रंग वो देखेंगे। अम्ल में ये कैसे होते हैं वो देखेंगे, और क्षार में ये कैसे होते हैं वो देखेंगे। तो मेथिल ऑरेंज का प्राकृतिक रंग तो देखो ऑरेंज है, ओ है। अम्ल में लिखो आर और इसमें लिखो वाई, ORY, ओरी। ओरी क्या होती है? जिसको माता के बण भी बोलते हैं ना, एक बीमारी होती है, याद करने का तरीका है। ओरी, ओरी, ओरी हो जाए तो क्या करना कि पी CCP, क्या पी? CCP। सीसी किसको बोलते हैं? सिरप को।
तो देखो रेड और येलो, यानी अम्ल में मेथिल ऑरेंज लाल हो जाता है। देखो ये कोई प्रश्नली है और इस प्रश्नली में अम्ल है, और आपने मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंद डाली, बूंद डालते ही पूरा का पूरा ये अम्ल कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, इसका पूरे का रंग लाल हो गया। तो आप समझ गए कि रेड रंग हुआ है तो ये इस प्रश्नली में अम्ल है। अगर प्रश्नली का रंग पीला हो गया, पीला, तो आप समझ जाओ कि इसमें तो क्षार है। समझ गए। फिनोल्फ्थेलिन का बता देता हूं। फिनोल्फ्थेलिन का प्राकृतिक रंग जो है वो कलरलेस होता है, पानी जैसा रंग होता है, इसका कोई रंग नहीं है। पानी का कोई रंग होता है क्या? जिस रंग में डालोगे पानी वैसा ही हो जाएगा कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो पानी का रंग कैसा, जिसमें डालो वैसा। तो बच्चों अम्ल में डालोगे तो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन इसमें क्षार में डालोगे तो पर्पल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात पूरी की पूरी किसकी, संश्लेषित सूचक की। और एग्जाम की दृष्टि से 10वीं क्लास के लिए मैं बता दूं ये बात नहीं आएगी, ये बात एग्जाम में नहीं पूछेगा कोई भी। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि किताब में भी नहीं दे रखा। समझ गए। बल्कि प्रश्न क्या आया था 2015 में, प्राकृतिक सूचक के नाम लिखिए। तो आपको 2 नाम लिखने थे, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। ठीक है, ये 2 नाम आपको लिखने थे। अब देखो इसके बाद ये तो हो गए प्राकृतिक सूचक। अब गंधीय सूचक के बारे में देखो। मैंने बोला सूचक, और फिर मैंने बोला कि सूचक तो 3 हैं। कौन कौन से 3 हैं? प्राकृतिक हैं, संश्लेषित हैं और गंधीय सूचक हैं। अब गंधीय सूचक की बात करूं बच्चों तो प्याज, वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस और लौंग का तेल, लौंग का तेल, ये क्या है? गंधीय सूचक है। अब बच्चों मान लो एक प्रश्नली में है अम्ल और दूसरी प्रश्नली में है क्या? क्षार। एक में तो अम्ल है, एक में क्षार है। अब प्याज के टुकड़े अगर आप डालो, कैसे डालना है वो तरीका बता देता हूं आपको, कि 1-2 बूंद आप प्याज को एक कपड़े में रख लो। किस में रख लो? कपड़े में। ठीक है, अब प्याज को रखोगे कपड़े में तो कपड़े में बदबू आने लग जाएगी, कपड़े में प्याज का रस मिल जाएगा, मिल गया। अब उस कपड़े पर तन्नु अम्ल की, जिससे कपड़ा जले नहीं, 1 बूंद डालोगे तो उस प्याज की गंध बदल जाएगी। अगर गंध बदल जाए तो आप समझ जाओ कि इसमें तो अम्ल है। अगर गंध ना बदले तो उसमें क्षार है। उसमें क्या है? क्षार। अब आपको तरीका बताता हूं, देखो आराम से। मान लो आपके पास 3 प्रश्नली है, 3 प्रश्नली 3 है। मैं जल्दी में प्रश्नलियां ऐसी बना रहा हूं, ठीक है ना। एक प्रश्नली, ये दूसरी प्रश्नली और ये तीसरी प्रश्नली। इसमें मान लो जल है, इसमें क्षार है, इसमें अम्ल है। आपको पता है तीनों का रंग तो एक जैसा ही है, पानी जैसा रंग है तीनों का। पानी में और इनमें फर्क कैसे पता किया आपने, अंतर कैसे पता किया? आपने अगर फर्श पे भी 1 बूंद डाली है ना तो भाप निकल रही है अम्ल और क्षार से। पानी से ऐसा नहीं होता, पानी से कोई भाप नहीं निकलेगी। अगर इनको धातुओं पर डालोगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी अम्ल और क्षार से, लेकिन जल से ऐसा नहीं होता। तो जल को तो अलग हटा दो, 2 चीजें रह गई जिनसे भाप निकल रही है। अब इसमें अगर ऐसा कपड़ा लिया जिसमें प्याज का रस मिला हुआ है और प्याज की गंध आ रही है इस कपड़े में, अब इसकी 1-2 बूंद अगर इस पे डाली, अगर ये गंध बदल जाए, पूरी की पूरी गंध ही बदल जाए, गंध ही बदल गई, तो मान लो ये अम्ल है। और अगर ये गंध ना बदले तो समझ लो ये क्षार है।
इसी तरह से वेनिला एसेंस है, एक बूंद इसमें डालो एक बूंद इसमें डालो तो अलग अलग गंध देगा। तो गंध से सूचना दे रहे हैं, गंध से सूचना, गंध से सूचना दे रहे हैं। तो गंध से जो सूचना देते हैं, गंध से पता लगता है कि विलयन में अम्ल है, विलयन में अम्ल है या क्षार है। ऐसे सूचक को हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। तो आप परिभाषा क्या लिखोगे, सुनो ध्यान से। वे सूचक जो किसी विलयन में अम्ल और किसी अम्लीय या क्षारीय विलयन में डालने पर गंध बदल जाए उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। दोबारा सुन लो, वे सूचक जिन्हें अम्लीय या क्षारीय विलयन में डालने पर जिनकी गंध बदल जाए उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक वे सूचक हैं जो अम्लीय और क्षारीय विलयन में अलग अलग गंध देते हैं, उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। समझ गए बच्चों? तो इतनी बात हो गई हमारी किसकी, सूचक के बारे में। सूचक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं, उपस्थिति को बताते हैं, उसे हम सूचक कहते हैं। और वे सूचक जिनकी अम्ल और क्षारीय माध्यम में गंध बदल जाती है वो गंधीय सूचक कहलाता है। तो इस तरह से आपको ये सूचक क्लियर हो गया और प्रबल दुर्बल अम्ल वगैरह आपके कंप्लीट हो गए। अब हम अगला टॉपिक करेंगे, अम्ल और क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया, और अम्ल और क्षार की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, और फिर करेंगे अम्ल और क्षार के अंदर समानता क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद में पीएच स्केल करेंगे, फिर लवण परिवार करेंगे। ये बाकी बातें करेंगे अगले पार्ट में।